I am is to make you educated, so this is your own channel और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड विद मी, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स के बारे में। ओके, तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आपके पेरेंट्स से जो है ना वो आप में ट्रांसफ़र हुआ है या जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में आता है, वो आपका जेनेटिक मटेरियल किस शक्ल में पाया जाता है? क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स की शक्ल में। ये जो क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स है ना, ये स्ट्रक्चर से इनकी जो फॉर्मेशन है यानी कि जो मटेरियल है वो सेम है, लेकिन किस हालत में पाया जा रहा है वो डिपेंड करता है वो क्रोमाटिन है या क्रोमोसोम है। ओके, मतलब मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब आपका जेनेटिक मटेरियल वो क्रोमाटिन की शक्ल में पाया जा सकता है, एक दूसरा क्रोमोसोम की शक्ल में पाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि सेल डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो सेल डिवाइड कर रहा है, सेल ने खुद को डिवाइड करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना, 1 से 2 सेल बनने हैं, 2 से 4 बनने हैं, आगे माइटोसिस मियोसिस, वो मतलब एक सेल डिवीजन की 2 टाइप्स हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन सेल डिवाइड कर रहा है तब जो है ना वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की शक्ल में पाया जाएगा। और जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, इंटरफेज में है, यानी कि जो है ना वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तब जो है ना वो आपका जेनेटिक मटेरियल क्रोमाटिन की शक्ल में पाया जाएगा। तो ये क्रोमोसोम और क्रोमाटिन जो मटेरियल है वो सेम है, लेकिन जो इसकी जो फिजिबिलिटी है, जो अकरेंस है, वो डिपेंड करती है कि सेल क्या कर रहा है। ओके, तो ये आपने अपने जहन में रखना है। ओके, नाउ वी डिस्कस स्ट्रिंग लाइक फाइबर्स। मतलब स्ट्रिंग लाइक मतलब स्ट्रिंग कहते हैं मतलब धागों को, या छोटी छोटी जो रस्सियाँ होती हैं उनको स्ट्रिंग्स कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स लाइक फाइबर्स यानी कि रस्सियों की तरह की या धागों की तरह की जो फाइबर्स होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक आपको न्यूक्लियस के बारे में जो है ना वो पता चल गया होगा। अगर आपने न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट लेक्चर देखना है तो जो है ना आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। ओके, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमाटिन, ठीक है। तो रस्सियों की तरह के फाइबर्स जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एक सेल के, तो उसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। ओके, तो ये देखें, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है इसका सारा, और न्यूक्लियस के अंदर जो है ना ये आपको रस्सियों की तरह के फाइबर्स नज़र आ रहे होंगे। इन फाइबर्स को जो है ना वो क्रोमाटिन कहा जाता है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमाटिन, क्रोमाटिन किस शक्ल में पाया जाता है, मतलब अकरेंस किस तरह की उसकी, तो कहता है मेड ऑफ सीरीज ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। अब देखें, ये जो स्ट्रिंग्स है ना, ये असल में इस तरह की स्ट्रिंग्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बीड कहते हैं जैसे वो मतलब तस्बीह के दाने होते हैं, ठीक है, तो तस्बीह के दाने छोटे छोटे बीड्स होते हैं उसके आगे, तो इसके अंदर से एक जो है ना वो गुजर रही होती है, एक धागा गुजर रहा होता है, उसके गिर्द जो है ना वो दाने होते हैं तस्बीह के, ठीक है ना, बीड्स होते हैं, उसको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये इस तरह असल में पाया जाता है। ये रिमूव हो गया थोड़ा सा इधर से, ये इधर से, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये देखिए, ये बीड्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो असल में हम एक धागे को, फाइबर को बाहर निकाल के देखें तो हमें इस तरह बीड की तरह का नज़र आता है। ओके, तो सीरीज ऑफ बीड, तो ये सीरीज ऑफ बीड है, बीड, ये भी बीड, ये भी बीड, ठीक हो गया। और ये बीड जो है ये क्या होता है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो सीरीज ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। तो दिस इज न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम है। इसको डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम डीएनए स्ट्रैंड रैप्स अराउंड अ ग्रुप ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स। क्या होता है कि जो है ना वो स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स का आपको पता है कि जो है ना वो अमाइनो एसिड से प्रोटीन मिलके बनती है। मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी। क्या होता है, अमाइनो एसिड बहुत सारे आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं,
क्या बनाते हैं जी? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन स्पेसिफिक होती है डीएनए के, जो इसके ऊपर डीएनए के लिए, मतलब जिसके ऊपर डीएनए के स्ट्रिंग्स लिपटे होते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। लेकिन ये जो हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोटीन जो है ये स्पेशल प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये? हिस्टोन। ओके, तो ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब क्या होता है, ये जो आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही है, ये वाली ये है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक हो गया, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स का ग्रुप, मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन्स का ग्रुप है। अब उसके इर्द गिर्द डीएनए का स्ट्रैंड रैप हुआ होता है। रैप कहते हैं लिपटा होना, ठीक है ना? समझ आ रही है बात की? तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है, फर्ज कर लिए हिस्टोन प्रोटीन्स है, और इसके गिर्द में अगर डीएनए को बांध दूं, नहीं लपेट दूं, तो लपेट के जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं, ये न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम। जब बहुत सारे सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम मिलती हैं, सीरीज ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर है ना ये, मतलब कि सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? क्रोमाटिन बनता है। ठीक हो गया? तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है कि डीएनए स्ट्रैंड जो है ना वो रैप्स हुआ होता है। ये डीएनए का स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा होगा, ये डीएनए का स्ट्रैंड इस न्यूक्लियोसोम के गिर्द लिपटा हुआ है, ये देखें लिपटा हुआ है। ठीक हो गया? अब हिस्टोन प्रोटीन और ये जो रैप डीएनए है, ठीक है ना, रैप डीएनए, ये जब इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ओके हो गया? नाउ वी डिस्कस द प्रेजेंस। मैंने अभी लेक्चर शुरू होने से पहले भी आपको बताया था कि जो है वो जेनेटिक मटेरियल आपका कंसिस्ट होता है डीएनए के ऊपर, ठीक है ना, मेनली। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, आपने अपने जहन में रखनी है हमेशा। ये आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या प्रोटीन है? तो सारी बात है, आप कहेंगे जो है ना वो डीएनए ही है। लेकिन आपको पता है इससे पहले जो है ना वो रिसर्च जब शुरू हुई थी तो तब नहीं था, मतलब साइंटिस्ट को पता कि डीएनए जो है ना वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, वो फिर मतलब माउस के ऊपर बहुत ज़्यादा, रैट्स के ऊपर रिसर्च हुई, मतलब उनका डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए ना, तो फिर जाके पता चला कि भाई आपका जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो डीएनए आपने याद रखना है आपका जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो सिर्फ सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसके इर्द गिर्द डीएनए का मॉलिक्यूल लिपटा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसने आगे जो है ना वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, वो सिर्फ डीएनए करवा सकता है, ठीक है। प्रोटीन ये काम नहीं करती। ओके, तो ये बात है। ओके जी, प्रेजेंस हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग इंटरफेस। तो देखें, जब इंटरफेस को एक और आपने लफ्ज़ से याद रखना है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज, नॉन डिवाइडिंग स्टेज, एनडीएस, ठीक है ना। मैं अक्सर पता क्या करता था, जब मुझे मतलब लेसन अगर अच्छे तरीके से याद करना हो ना, तो छोटे छोटे एब्रीविएशंस क्रिएट कर लेते हैं खुद से ही। मतलब एनडीएस मुझे पता चल जाता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज, मतलब पूरा लफ्ज़ नहीं लिखना, अपने लिए कह रहा हूँ, ये ना हो कि पेपर के अंदर भी आप एनडीएस लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं, अपने लिए छोटे छोटे एब्रीविएशन क्रिएट कर लेता बंदा। फिर उससे ये होता है कि मतलब जब आप प्रैक्टिस लिख रहे हो तो फिर आपको पता चल जाता है एनडीएस लिखा, नॉन डिवाइडिंग स्टेज है। ये आप अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं हैबिट। ओके, तो ड्यूरिंग इंटरफेस मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, यानी कि सेल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब सेल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, मतलब ग्रोथ कर रहा है सेल, या सिग्नलिंग कर रहा है, या सेल जो है वो प्रोटीन्स तैयार करवा रहा है, या इस तरह के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल, ठीक है। तो वो नॉर्मल स्टेज है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो तब क्या होता है, आपका जो जेनेटिक मटीरियल होता है, ये जेनेटिक मटीरियल मैंने पहले आपको बताया था, ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टैंगल ऑफ फाइबर्स। टैंगल कहते हैं गुच्छे को, ठीक है ना, जैसे टैंगल ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा, ठीक है। इसी तरह टैंगल ऑफ फाइबर्स यानी कि फाइबर्स का
धागानुमा स्ट्रक्चर का गुच्छा, ठीक है ना। आपकी बुक के ऊपर डायग्राम, बहुत प्यारी डायग्राम और बहुत क्लियर डायग्राम बनी हुई है, ठीक है ना। उसके अंदर उसने दिखाया हुआ है टैंगल ऑफ फाइबर्स को। तो जेनेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टैंगल ऑफ फाइबर्स, ठीक हो गया, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और उस जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं क्रोमाटिन, ठीक हो गया। पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था इधर क्रोमाटिन के बारे में। तो क्रोमाटिन इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है आपका, इसके अंदर क्रोमाटिन डिस्पर्स्ड हुआ होता है, ठीक है ना, थ्रू आउट द न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और अच्छा, कुछ खास इधर फिर जो जेनेटिक मटेरियल, कुछ खास डीएनए होगा, वो डीएनए खास जो है ना उसके ऊपर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स होंगे। तो वो जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स होंगे वो आपस में मिलेंगे और एक क्या बना देंगे, न्यूक्लियोलस। ये पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, समझ आई है बात की। तो ये न्यूक्लियोलस इस तरह क्रिएट होता है, न्यूक्लियोलस, लेकिन आपके टॉपिक के अंदर इधर नहीं है तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। क्रोमाटिन इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस, ओके हो गया। अब सेल ने क्या, सेल ने मतलब डिवाइड करना है। पहले मैंने बताया सेल नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। अब सेल ने सोचा मैं डिवाइड करता हूँ, 1 से 2 सेल बनते हैं। तो क्या होगा, व्हेन सेल बिगेन टू डिवाइड, सेल ने डिवाइड करना है। अब ऑल क्रोमाटिन स्ट्रैंड्स आर कंप्रेस्ड, ठीक है, इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जैसे ही सेल ने जो है वो रेडी हुआ सेल डिवाइड होने के लिए, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो जितना भी क्रोमाटिन था वो क्रोमाटिन क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस्ड का मतलब होता है उसने खुद को पैक कर लिया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, देखें जेनेटिक मटेरियल है आपका ये डीएनए, ये जो क्रोमाटिन, सेल ने डिवाइड करना है तो सारी बात है, जो आपकी ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, या इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन, ये भी तो सारी बात है डिवाइड होगा ही होगा ना, ठीक है ना। सेल की बिल्कुल सेम कॉपीज तैयार करनी है, ये मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूँ। तो तब क्या होगा, 1 से 2 सेल बनते वक्त जो आपका क्रोमाटिन होगा तो उसने भी तो डिवाइड होना है ना, ठीक है ना। मतलब उसने भी तो मतलब एक, मैं अगर आपको थोड़ा सही करके समझाऊं, तो एक सेल है ना, तो इसने कितने सेल्स में जाना है, 2 सेल्स में। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आपका, ये न्यूक्लियस में बना रहा हूँ, मतलब ओवरऑल हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो ये अगर आपका जेनेटिक मटेरियल इस तरह प्रेजेंट होगा तो इसको सेल जो है ना वो एक्यूरेटली एक से जो जेनेटिक आपका जेनेटिक मटेरियल है क्रोमाटिन है, ये एक्यूरेटली हाफ डिवाइड नहीं होगा, एक्यूरेटली इसकी कॉपीज तैयार नहीं हो सकती। समझ आ गई बात की, यानी कि ये जो पेरेंट सेल है, इस सेल में से डॉटर जो 2 सेल नए बनने हैं, डॉटर सेल्स, इनमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है सेल के लिए। तो नेचर ने इसको, सेल को एबिलिटी दी है, न्यूक्लियस के अंदर वो क्या करता है, जो क्रोमाटिन प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, कंप्रेस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो ऑल क्रोमाटिन स्ट्रैंड जो होते हैं आपके, ये क्रोमाटिन स्ट्रैंड जो हैं ये क्या करेंगे, कंप्रेस्ड हो जाते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। तो ये देखें, ये है सारे का सारा क्रोमाटिन, ठीक है। अब ये क्रोमाटिन जो है इस तरह मैंने आपको बताया बीड्स लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है, जिसमें हिस्टोन जो है वो डीएनए उसके इर्द गिर्द लिपटा होता है। तो क्या होता है, जैसे ही सेल डिवाइड करेगा, ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज से हम डिवाइडिंग स्टेज की तरफ आ गए हैं, सेल आ गया सेल। तो अब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा ये सारे का सारा ये खुद को कंडेंस करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये कंडेंस होके इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक है ना, ये शक्ल में आ जाएगा। इस तरह की शक्ल में जब आ जाएगा तो इस शक्ल को, इस जेनेटिक मटेरियल को अब हम कह देंगे क्या, क्रोमोसोम्स। आगे बात की समझ। तो ये डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं उसके अंदर, ओके। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। मतलब डिफरेंट स्पीशी में जो है ना वो क्रोमोसोम की तादाद डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको पता है 46 होते हैं।
अब जो दूसरे स्पीशीज़ के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। इंसान में मैंने बताया आपको 46 होते हैं। तो मिनिमम जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 हो सकते हैं, थोड़े कम से कम 2 हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो मोर मे बी देन 1000, मतलब कम से कम 2 भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ डिफरेंट स्पीशीज़ में। तो मैं इसने आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि वो स्पीशी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। मतलब जो कौवा है उसकी एक अलग स्पीशी है, इंसान है उसकी अलग स्पीशी है, ठीक है। जानवर डिफरेंट जो है उनकी अलग स्पीशीज़ हैं सारी, आपको पता होगा। तो हर स्पीशी के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा हो सकते हैं। और आगे बुक वाले ने जो है ना वो एक एग्जाम्पल दी हुई है, वो एग्जाम्पल है एक ओफियोग्लोसम रेटिक्यूलेटम, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 1260 यानी कि 1260 क्रोमोसोम्स पाए जा सकते हैं, बल्कि पाए जा नहीं सकते, पाए जाते हैं। एक सेल की बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रहा था। समझ आ गई बात की? तो ये था आज हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड विद मी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने लगा हूँ, वो ये, आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। आपको पता है साइंस और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर गई है। तो देखिए वक्त के साथ साथ डिजिटल हो जाए आप भी, ठीक है। तो आपने करना ये है कि डिफरेंट जो AI टूल्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करें, ठीक है, और उनको स्टडी के लिए यूज़ करें। मिसाल के तौर पर आप चैट GPT को, जेमिनी को, इसी तरह एक और ऐप भी है जिस तरह पिछले दिनों में नई आई थी मार्केट के अंदर, डीप सीक, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशंस हैं, वो जो वेबसाइट्स हैं, वो करती क्या हैं, आप उनको मतलब कहते हैं जी मुझे ना समझ नहीं आ रही, एक वर्ड है टैंगल ऑफ फाइबर्स, इसकी समझ नहीं आ रही। तो आप उधर लिखें व्हाट इज़ टैंगल ऑफ फाइबर्स, तो आपको सारा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। फिर आप उसको कह दें मुझे इसकी इमेज क्रिएट करके दो, तो वो आपको उसकी इमेज भी बना कर देगा। तो ये AI टूल्स होते हैं। आप इसको अपनी जो है ना वो सोशल लाइफ के अंदर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।